नमस्ते, सलाम वालेकुम। आनिश व्लॉग्स में आप सबका फिर से स्वागत है। इंडिया सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने मूनार देखा, सेकंड एपिसोड में हमने ग्वालियर देखा। अब तीसरे एपिसोड से हम मनाली और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारी खूबसूरत जगहों को देखेंगे। अगर आपने इंडिया सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इस एपिसोड में हम मनाली में जहाँ ठहरे थे उस होटल के बारे में और मनाली से रोहतांग पास के हमारे सफ़र के सुंदर नज़ारों को देखेंगे। अगर आप इंडिया सीरीज़ शुरू से देखते हो तो आपको पता ही होगा कि हम केरला से मनाली तक खुद की गाड़ी से गए थे। पर आपको अगर मनाली पहुंचना तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कुल्लू या फिर भुंटार एयरपोर्ट है। वहां से आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी और आप 1.5 घंटे में मनाली पहुंच जाओगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट या फिर दिल्ली एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन उतरकर वहां से एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर HRTC के साइट पर जाकर बस टिकट्स बुक कर सकते हैं और मनाली आ सकते हैं। क्योंकि मनाली एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे आपको रहने के लिए अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज आसानी से मिल जाएंगे। हॉस्टल से लेके हाई एंड लग्जरी रिजॉर्ट्स, जो भी आपका मन चाहे आप बुक कर सकते हो। पर बुक करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि आप एक ट्रैवल ऐप ज़रूर डाउनलोड करना और सबसे बेस्ट ऑफर वाले रूम्स बुक करना। हम मनाली में मोंटाना ब्लूज रिजॉर्ट में ठहरे थे। इस प्रॉपर्टी से जो आपको चारों तरफ व्यू दिखाई देती है बहुत ही सुंदर है। सुबह सुबह सनराइज दिखाई देता है, स्नो कैप माउंटेन्स दिखाई देते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी, एकदम दिल खुश कर देने वाला व्यू है। इनकी प्रॉपर्टी के साथ एक छोटा सा लॉन है जहाँ पे ये रात में कैंप फायर अरेंज करते हैं। मनाली की ठंड में बैठ के आग सेकने का मज़ा कुछ और ही है। इनकी रूम्स भी काफ़ी साफ़ और सुंदर थे। वुडन फ्लोरिंग, वुडन सीलिंग, इनकी अपहोल्स्ट्री सब हमें पसंद आई। हम मनाली काफ़ी देर से पहुंचे थे, पर जब हमने रिजॉर्ट के स्टाफ को एक बर्थडे केक के लिए रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने फटाफट एक बर्थडे केक अरेंज कर दी और रात के 12 बजे मनाली के 4 डिग्री ठंड में मेरे हस्बैंड का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। अगले दिन सुबह हमने रोहतांग पास जाने का तय किया। रोहतांग पास जाते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप खुद की गाड़ी से रोहतांग पास की तरफ जा रहे हो तो आपको एक दिन पहले परमिट लेनी पड़ेगी। परमिट लेना काफ़ी आसान है। rohtangpermits.nic.in वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की परमिट्स दिखाई देंगी। आपको जो परमिट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए परमिट के लिए वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। परमिट लेने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, परमिट फ़ीस कितनी है, कंजेशन चार्जेस कितनी है, हर दिन रोहतांग पास में कितनी गाड़ियों को अलाउ किया जाता है, ये सब डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे ही आपको परमिट मिलती है आपको उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखना है, क्योंकि ये परमिट रोहतांग पास के चेक पॉइंट पर वेरीफाई किया जाएगा। रोहतांग पास में परमिट इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोहतांग पास के लिए जाने लगी तो वहाँ पे जो बर्फ़ से ढकी हुई माउंटेन्स हैं इन सबको वो अफेक्ट करेगी। वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाएगा और वहाँ के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मनाली से रोहतांग पास पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक अटल टनल से होता हुआ जाता है, दूसरा रास्ता पलछन नाम के एक छोटे से गांव से होते हुए जाता है। दोनों रास्तों पर ही आपको बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। हम पलछन से होते हुए रोहतांग पास के लिए गए थे और इस रास्ते पर जो नज़ारे हमने देखे हैं, ज़िंदगी में कभी भी इतने सुंदर नज़ारे नहीं देखे हैं हमने। स्नो कैप माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ग्रीनरी। इस रास्ते पर गाड़ी रोके बगैर जाना नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं यहाँ पे कि आपको गाड़ी रोककर फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने का बहुत मन करेगा। काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद हम लोग रोहतांग पास के चेक पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पे हमारी जो परमिट की प्रिंट आउट थी वो चेक की गई। परमिट लेते वक्त हमने गाड़ी की जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिए थे और हमारी गाड़ी के जो पेपर है दोनों को कंपेयर किया गया और अगर इस समय उनको कुछ भी गलती दिखाई दी परमिट में तो हमारी गाड़ी को यहाँ से वो लोग लौट जाने के लिए भी कह सकते हैं। रोहतांग पास आने का सबसे अच्छा समय मई महीने से लेकर नवंबर महीने के बीच में है।
नवंबर के बाद यहाँ स्नोफॉल होती है, जिस वजह से गाड़ियों को रोहतांग पास के लिए अलाउ नहीं किया जाता। हम रोहतांग पास अक्टूबर महीने में गए थे, पर उस समय यहाँ स्नोफॉल हुई थी, इसलिए हमें स्नो देखने मिली, स्नो में खेलने मिला और ज़िंदगी में पहली बार एक फ्रोज़न डैम देखा जहाँ पानी पूरा आइस हो चुका था। चेक डैम से कुछ दूर ड्राइव करने के बाद एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम माड़ी है। यहाँ पे 2-3 ढाबा है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिल जाएंगे। रोहतांग पास जाते हुए आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा और ख़राब है, तो आप अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है तो आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, रास्ता इतना ख़राब है तो आपको मोशन सिकनेस हो सकता है, तो मोशन सिकनेस की जो दवाइयाँ अपने साथ में रखना। तीसरी बात यह है कि रास्ते में आपको अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि रोहतांग पास पहुंच जाने के बाद इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होगी, आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, ऐसी सब बीमारियां हैं तो आप रोहतांग पास जाना अवॉइड कीजिए। आखिरी बात यह है कि ऊपर अचानक से ठंड बढ़ सकती है रोहतांग पास में, और क्लाइमेट एकदम एक्सट्रीम हो सकता है, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल सकती है, तो अपने गर्म कपड़े एक्स्ट्रा हमेशा अपने साथ में रखना, जैसे कि स्वेटर, जैकेट, सॉक्स, ग्लव्स, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा अपने पास रखना। रोहतांग पास में बर्फ़ गिरने के कारण हम जिस दिन गए थे उसके एक दिन पहले तक रोहतांग पास को बंद किया गया था। हम जिस दिन रोहतांग पास गए, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट ने रानी नला तक ही गाड़ियों को अलाउ किया था। रानी नला से रोहतांग पास के लिए सिर्फ 12 से 15 मिनट का ही रास्ता है। वहाँ तक जाने के लिए रानी नला से स्नो स्कूटर्स अरेंज किए गए थे। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ठंड बहुत पसंद है, ड्राइविंग बहुत पसंद है, स्नो में खेलना बहुत पसंद है, तो आपको रोहतांग पास का जो जर्नी है काफ़ी पसंद आएगा। अगली वीडियो में हम मनाली के इससे भी मज़ेदार किस्सों के साथ लौटेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।